ब्लड ब्लड की बात करते हैं आज। ब्लड होता है फ्लूइड यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मतलब लिक्विड, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव मतलब पूरी बॉडी को जो जोड़ता है, कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड। अब इसके दो टर्म होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है सीरम। बड़ा कंफ्यूजर्स है ये, इनमें होता है कंफ्यूजन। तो अगर हम ब्लड में से ब्लड सेल्स हटा दें, कॉर्प सेल्स हटा दें, ब्लड सेल्स या कॉर्प सेल्स, देखिए जो ब्लड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें एक तो होगा मैट्रिक्स और दूसरा होगा एलिमेंट। हर टिश्यू के दो ही पार्ट होते हैं, एलिमेंट एंड मैट्रिक्स। तो जो ये प्लाज्मा है ये होता है मैट्रिक्स ब्लड का, और एलिमेंट होते हैं ये ब्लड सेल्स या कॉर्प सेल्स। अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा होता है 55%। ब्लड का टोटल कितना होता है? 55% होता है प्लाज्मा। और जो ब्लड सेल हैं, ब्लड कॉर्प सेल्स हैं, ये होती हैं 45%। अब यहाँ पर दो टर्म आ रहे हैं, ब्लड सेल एंड कॉर्प सेल्स। सेल्स हम उनके लिए बोलते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस, केंद्रक। और कॉर्प सेल्स हम तब बोलते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्प सेल्स। दूसरे नंबर पे आती है प्लेटलेट। ब्लड सेल की बात करें तो पूरा जितना अपना डब्ल्यूबीसी है, ये आती है ब्लड सेल में, क्योंकि इनके अंदर होता है न्यूक्लियस। ओके। सो यहाँ एक चीज क्लियर हो जाती है कि ब्लड में से हमने क्या निकाला? ब्लड सेल्स निकाल दिए। ब्लड सेल्स निकाल दिए तो बन गया प्लाज्मा। ये देखिए, ब्लड में से ब्लड सेल्स आउट किए तो बन जाएगा, ये बनेगा प्लाज्मा, जो कि एज ए मैट्रिक्स काम करता है और होता है 55%। इस प्लाज्मा में से अगर मैं प्लाज्मा प्रोटीन्स निकाल दूं, कोएगुलेटिंग फैक्टर्स निकाल दूं, क्या क्या? प्लाज्मा प्रोटीन्स, पूरे प्रोटीन नहीं निकलेंगे, कुछ बचे रहेंगे, बट प्लाज्मा प्रोटीन्स निकाल दूं और कोएगुलेटिंग फैक्टर्स निकाल दूं। कोएगुलेटिंग फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि रक्त का थक्का जमने में, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं कोगुलेटिंग फैक्टर्स। बात करेंगे कभी अपन आगे किसी मोड़ पर ब्लड कोगुलेशन की, ठीक है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन और कोगुलेटिंग फैक्टर्स निकलने के बाद जो जमाने में बचेगा वो बचेगा सीरम। और सीरम में मेन होगा एल्बुमिन एंड इम्यूनोग्लोबिन, जिन्हें हम बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनमें हमको इस सीरम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एलाइजा। एलाइजा सुना होगा आपने, कोरोना के टाइम पे बहुत लगा था एलाइजा। आरएन, जो आरटीपीसीआर है, आरटीपीसीआर इसी तरह का एक टेस्ट है। यहाँ पर हम थोड़ी बात करते हैं प्लाज्मा की। तो आपने देखा होगा जब भी ब्लीडिंग वाली टेंडेंसी होती है, जैसे कि डेंगू में, डेंगू में क्या होता है? ब्लड का कोगुलेशन प्रोफाइल गड़बड़ हो जाती है, ब्लीडिंग होती है जगह जगह से, तो हम पेशेंट को सलाह देते हैं प्लाज्मा चढ़ाने की। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। उसके पीछे मेन जो कंसेप्ट है वो ये है, क्योंकि इसमें होते हैं कोगुलेटिंग फैक्टर और प्रोटीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड की कुछ एक बातें और देखते हैं क्या है। सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 7% ऑफ बॉडी वेट, 7% ऑफ बॉडी वेट, किसी की बॉडी में कितना ब्लड होगा ये हम उसकी बॉडी वेट से डिसाइड कर सकते हैं। मतलब बॉडी वेट जो है वो डिसाइड करता है कि ब्लड कितना होगा, क्योंकि ब्लड भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो कितना होगा? 7%। अगर हम एक 70 kg के आदमी की बात करें, 70 kg के आदमी की बात करें तो उसका 7% बनेगा 4.9, 4.9 लीटर, यानी कि लगभग 5 लीटर ब्लड। अमूमन तौर पे एक स्वस्थ मेल में होता है 5.5 लीटर और एक स्वस्थ फीमेल में होता है 4.5 लीटर। वैसे तो जो ब्लड है ये होता है एक तरह से मालगाड़ी। मालगाड़ी मीन्स हर चीज को
जहां उसकी जरूरत होती है वहां तक लेके जाता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो अमाइनो एसिड हो, चाहे वो फैटी एसिड हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो हॉर्मोन्स हो। ओके, तो ऑक्सीजन को लेके जाएगा फेफड़ों से टिश्यू की तरफ, फेफड़ों से टुवर्ड द टिश्यू, वहां पर उनकी नीड है। और जो ऑक्सीजन डिलीवरी की कैपेसिटी है वो 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है पर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो डिलीवर करेगा 5 ml ऑक्सीजन को। 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करेगा कितना, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जो फेफड़ों से टिश्यू की तरफ जा रहा है। इसका उल्टा CO2 डिलीवरी, CO2 की जो मेन जगह है जहां पे बनती है वो होती है टिश्यू, सेल के लेवल पे। वहां से इसे आना है लंग्स की तरफ, जिससे कि ये एक्सपायर हो सके, बाहर जा सके। ठीक है, तो टिश्यू से लंग्स की तरफ आने के लिए जो ब्लड की कैपेसिटी है, जो CO2 डिलीवरी कैपेसिटी है ब्लड की, वो है 4 ml। कितने के, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml CO2 को लेके आएगा, कहाँ को, लंग्स की तरफ, और वहां से होगा CO2 का एक्सपिरेशन। विस्कोसिटी की बात करते हैं, विस्कोसिटी गाढ़ापन जो होती है 4.7 विस्कोसिटी। पीएच, ब्लड की पीएच होती है भाई साहब 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, हल्का क्षारीय होता है। हम मान के चलते हैं कि पीएच है वो 7 जो होता है वैल्यू, वो होती है न्यूट्रल 7, और ब्लड की कितनी है 7.4, यानी कि स्लाइटली बेसिक। अब हम लगे हाथ बात करते हैं प्लाज्मा की। तो कितना है, 55% बनाता है ब्लड का, 55%। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग 45% था वो बना रही थी आपकी ब्लड सेल्स। तो आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल में, जहां तो अपन प्लाज्मा का जिक्र करते हैं। तो प्लाज्मा में 92% है पानी, 92% है वाटर। अगर हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन्स की तो ये है 6 से लेके 8% तक, 6 to 8% तक क्या है प्लाज्मा प्रोटीन। अगर हम बात करें फाइब्रोनजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये वाला पार्ट है ब्लड कोएगुलेशन वाला, रक्त का थक्का जमने वाला। तो अगला पार्ट आएगा फाइब्रोनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये। ठीक है, इसके बाद आएगा मिनरल्स, यानी कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, तमाम जो मिनरल्स हैं ये, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, गैसेस O2 CO2 अमोनिया, ये गैसेस, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में बिलिरुबिन आ जाएगा, बिलीवर्डिन आ जाएगा, पिगमेंट्स, एंड हार्मोन, हार्मोन जो भी बॉडी में हार्मोन है सबको कैरी करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करता है ब्लड, और ब्लड में भी प्लाज्मा।